नेशनल हाउसिंग बैंक में इस बार भी असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की वैकेंसीज़ आई हैं और आप लोगों ने मुझे आदेश दिया था कि एनएचबी का एग्ज़ाम जो होने वाला है इसको लेके, इसकी स्ट्रेटजी को लेके प्लीज़ वीडियो बनाओ। तो ये वीडियो मैं इसी के लिए लेकर आया हूँ। उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं एनएचबी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सो इस एनएचबी का जो एग्ज़ाम होएगा वो केवल 2 फेज़ में होएगा। इसमें एक केवल मेंस जैसा एग्ज़ाम होएगा, जैसा आईबीपीएस एसबीआई पीओ का मेंस एग्ज़ाम होता है, और फिर डायरेक्ट इसके बाद इसमें इंटरव्यू है। सो मेंस एग्ज़ाम में इसके रीजनिंग, जीए, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यही चारों सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। रीजनिंग में आपको 45 क्वेश्चंस करने हैं 60 मार्क्स के लिए। टाइम आपको मिलेगा सेक्शनल टाइम 60 मिनट्स। जीए के लिए आपको 50 क्वेश्चन करने हैं और 50 ही मार्क्स के 40 मिनट मिलेंगे इस सेक्शन के लिए आपको। इस जो आईबीपीएस और एसबीआई पीओ का मीन्स होता है और जो ये वाला एग्ज़ाम है एनएचबी का, इसमें बस यही फ़र्क है कि इंग्लिश के 10 क्वेश्चन उठा के फालतू डाल दिए हैं हमारे जीए सेक्शन में। इंग्लिश में वहाँ पर 35 क्वेश्चन आते थे, यहाँ पे केवल आ रहे हैं 25 क्वेश्चन। इसके लिए आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, 35 मिनट का टाइम मिलेगा सेक्शनल टाइमिंग। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेम है, 35 क्वेश्चन करने होंगे आपको 60 मार्क्स के लिए। आपको 45 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग मिलेगा। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव है, जैसे सेम टू सेम एसबीआई आईबीपीएस पीओ के मेंस में होता है। सो इसमें आपको एक ऐसे राइटिंग करनी होगी कीबोर्ड से टाइप करके, और एक लेटर राइटिंग करनी होगी जो कि आपका 25 मार्क्स का होगा, और इसके लिए आपको 30 मिनट्स का सेक्शनल टाइम मिलेगा। मेंस का एग्ज़ाम तुरंत खत्म होने के बाद ही ये स्टार्ट हो जाएगा। और सैलरी की अगर इसकी बात करें तो 36,000 इसकी बेसिक पे है, एज इट इज़ जितनी हमारी नॉर्मल बैंक्स में सैलरी आती है। पे स्केल एज इट इज़ सेम है जितना ही बाकी बैंक्स में आती है। मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दिखाता रहूँगा हर एक सेक्शन का। तो सैलरीज में आप देख सकते हैं ग्रोस इमोल्यूमेंट्स हमारे लगभग 60,000 के आसपास बन जाएंगे। अब आप इसके अगर एग्ज़ाम की बात करें तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था दिसंबर या जनवरी। अब जिन लोगों ने इसका एग्ज़ाम पिछले साल दिया था उन लोगों को शायद मालूम होगा कि पिछली बार इसका एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट हो गया था। जो मतलब ऐसे हुआ था कि एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड आता है वो आ गया था, लेकिन फिर उसके बाद इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन भी कर दिया था, और फिर वो कुछ दिन बाद हुआ था वो। और फिर इसका जो इंटरव्यू होना था वो भी काफ़ी टाइम बाद हुआ था, यानी कि आईबीपीएस पीओ का उस टाइम तक फाइनल रिजल्ट आ चुका था, उसके बाद एनएचबी का इंटरव्यू हुआ था। तो अभी हम रफली मान के चल सकते हैं कि जनवरी में इसका एग्ज़ाम होने वाला है, और अभी दिसंबर चल रही है। तो अभी हमारी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए एग्ज़ाम को लेके। तो सबसे पहले तो देखो, मैं आपको ये बता दूं कि इसका एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो काफ़ी ईजी होता है। आप ये समझिए कि क्लरिकल मेंस लेवल के जैसा इसका एग्ज़ाम होता है। हालांकि पैटर्न जो है वो पीओ मेंस जैसा है इसका, लेकिन जो हम अगर बात करें जो एग्ज़ाम का लेवल होता है, क्वेश्चंस का लेवल होता है, वो रहता है लगभग क्लरिकल मेंस जैसा। तो आपको अभी क्या करना चाहिए अपनी स्ट्रेटजी को लेके? सबसे पहले आपको अपनी स्पीड पे और एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा। स्पीड और एक्यूरेसी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक हफ्ते में 2 बार मॉक टेस्ट लगाएं। हर एक 3 दिन बाद मॉक टेस्ट लगाएं, और जो बाकी के 2 दिन बचे उनमें उस मॉक टेस्ट को एज इट इज़ सोल्व करें बिना किसी टाइमिंग के साथ। उससे क्या रहेगा, आपकी जो अप्रोच होगी क्वेश्चन को करने के लिए वो डेवलप होती चली जाएगी, और फिर जब नेक्स्ट टाइम आप मॉक टेस्ट देंगे तो उस अप्रोच को ध्यान में रखते हुए करेंगे। पहली बात हो गई अप्रोच की। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपको जो एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है, किस ऑर्डर में अटैम्प्ट करने में है, आपको इस बात की भी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी अपने लिए। और उसकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका मॉक टेस्ट ही है। जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसको बिल्कुल ऐसे ही अटैम्प्ट करें जैसे कि आप जाके अपने एग्ज़ाम में करने वाले हैं। मॉक टेस्ट एक तरह से आपका एग्ज़ाम ही होता है, और उसमें जो आपको ऑर्डर रखना है क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने का वो एज इट इज़ वही रखिए, उसी की प्रैक्टिस करते हुए चलिए, ताकि आप उस फ्लो में आ जाएँ कि हाँ हमने इस ऑर्डर में अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सो अगर मैं आपको अपना बताऊं कि मैं कैसे पेपर को अटैम्प्ट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब मान लो मैं अपना रीजनिंग सेक्शन का आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्वेश्चन पेपर सामने खुल गया, मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। सबसे पहले देखूंगा कौन सा क्वेश्चन है। अब आपके कौन कौन से क्वेश्चंस, मतलब कौन कौन से पार्ट रीजनिंग में, चाहे वो पजल्स है, सीटिंग अरेंजमेंट है, या फिर जो मिसलिनियस पार्ट रहता है, या फिर जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट होता है, इसमें से आपका क्या स्ट्रॉन्ग है, मैं सबसे पहले वो अटैम्प्ट करूंगा। अगर वो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन दिख गया तो मैं उसको सोल्व करना स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो मैं उसको स्किप करके आगे बढ़ता चला जाऊंगा। ऐसे करते 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 आगे बढ़ता चला जाऊंगा, और जैसे ही वे वाले क्वेश्चंस आएंगे जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो मैं उसको वहीं पे अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। ऐसे करते 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 मैं एक टाइम आएगा जब मैं लास्ट तक पहुँच जाऊँगा। ऐसे चलते चलते मैं क्या करूँगा, बीच में उन क्वेश्चंस को मार्क कर दूंगा जो कि ज़्यादा मार्क्स के हैं, क्योंकि अगर हम उनको अटैम्प्ट करेंगे उससे हमें क्या होएगा, कम क्वेश्चंस करने में हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन वे थोड़े से टफ भी होते हैं। इसलिए मैं उनको लास्ट के लिए ना छोड़ के अभी अटैम्प्ट करने की कोशिश करूँगा।
लास्ट के लिए मैं रखूँगा जो क्वेश्चन मेरे को या तो देख के बिल्कुल समझ नहीं आए या फिर उनका लेवल थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। वे मैं पहले इसलिए नहीं पकड़े क्योंकि उस वे अगर बाई चांस ना हुए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन पकड़े। हो सकता है कि वो भी थोड़े टफ हों, लेकिन उसके लिए अभी हमारे पास काफ़ी टाइम बचा हुआ है। सबसे पहले हमने वो वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हैं जो हमारे एकदम स्ट्रॉन्ग थे, कॉन्फिडेंटली हमने वो पूरे करके ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद मैं ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस पकड़ूंगा और जो करने ज़रूरी होंगे और लास्ट में केवल उनको छोड़ दूंगा जो सबसे मुश्किल लग रहे होंगे मुझे। इस तरह से मैं अपना पेपर अटैम्प्ट करता चलूँगा हर एक सेक्शन में। और जैसे जैसे मैंने ये पेपर अटैम्प्ट करने की आपको स्ट्रेटजी बताई, आपको एज इट इज़ प्रैक्टिस करनी है अपने मॉक टेस्ट में भी। अगर मैं बताऊँ आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे करना है, देखिए सब में बिल्कुल सब कुछ सेम ही है। मॉक टेस्ट लगाइए और फिर जो भी आपके वीक टॉपिक लग रहे हैं अगले 2 दिन बैठ के उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उन टॉपिक्स की वीडियोस देखिए, सीखिए क्या कमी रह गई है, उस अप्रोच को डेवलप करने की कोशिश कीजिए जो हम एग्ज़ाम में नहीं लगा पा रहे थे। ऐसे ही जीए, ऐसे ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ऐसे ही हमारी इंग्लिश और ऐसे ही रीजनिंग। जीए के लिए इस टाइम क्या है, लास्ट के 2 या 3 मंथ्स के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको अच्छे से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं है कि आप अगर किसी टॉपिक में वीक हैं तो आप सोच रहे होंगे कि उसको अब मैं पढ़ना स्टार्ट करूं और फिर उसकी प्रैक्टिस रोज़ की रोज़ करता चलूं। अभी आपको जो अपना फोकस रखना चाहिए वो रखना चाहिए केवल स्पीड और एक्यूरेसी बनाने में, और जो पेपर अटैम्प्ट करने की जो क्वेश्चंस किस ऑर्डर में आपको अटैम्प्ट करने हैं वो स्ट्रेटजी डेवलप करने में। इंग्लिश के लिए रीडिंग मस्ट है, रोज़ की रोज़ रीडिंग करते रहिए कम से कम 10-15 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो बढ़िया लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई, वो रोज़ लगाती रहनी चाहिए। जीए के लिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और रीजनिंग के लिए कम से कम 1.5 घंटा हमारे पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, और बाकी के आधा घंटा हमारे जितने भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो सब के सब। जो मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ स्ट्रेटजी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारे बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में। और ये बैंकिंग का जो एग्ज़ाम होता है ये होता भी मतलब इस ही सोच को लेके है कि हम ऑन द स्पॉट कैसा रिएक्ट कर पा रहे हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर कितनी बढ़िया है। इसीलिए इसका एग्ज़ाम ऐसा होता है, आप चाहे कितनी भी ज़्यादा किताबें पढ़ लें, कितनी भी बुक्स सोल्व कर लें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की पजल्स बनाने की, लेकिन अगर आप वहाँ पर ऑन द स्पॉट बैठ के अगर माइंड को ऐसे स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पा रहे कि आपको किस ऑर्डर में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं ताकि आप उस फिक्स्ड टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए, तो वो सब किताबें पढ़ने का कोई मेरे ख्याल से मतलब नहीं रह जाता। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अपनी स्ट्रेटजी पर ध्यान देते रहिए। सो ये हो गई एग्ज़ाम की बात। अब आते हैं इंटरव्यू की बात पे। सो इसका जो इंटरव्यू है वो नॉर्मल जैसे IBPS का SBI का इंटरव्यू रहता है ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा इसमें अलग हटके रहेगा क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सो इसमें आपको उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए और वो क्या काम करती है उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं। फॉर एग्जांपल HFCs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ठीक है। NHB का वर्किंग स्टाइल क्या रहता है, NHB का जो ग्रोथ क्राइटेरिया रहता है वो कैसे रहता है, इस बारे में आपको रिसर्च कर लेनी चाहिए। उन वीडियोज़ के कुछ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बाकी मैंने पहले से एक इंटरव्यू की वीडियो बना रखी है जिसमें आपको मैंने बताया था अपने बारे में सब कुछ पता करके रखो, कैसे कैसे आप क्या क्या हो, आप जहाँ पर रहते हो उस एरिया के बारे में सब कुछ पता करके रखो, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो, तो आप जिस भी फील्ड में जॉब करते हो या फिर आपका जितना भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो उसको बहुत तगड़े तरीके से अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। और एक चीज़ और बची करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस करते रहना, करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते रहना थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में, ताकि वो इंटरव्यू में सिंगल लाइन क्वेश्चंस तो पूछेंगे नहीं, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बर्निंग टॉपिक्स हैं आजकल न्यूज़ में वो एटलीस्ट आप पढ़ते रहिए। अब क्योंकि इस बार मैं भी इस एग्ज़ाम के लिए फिर से अटैम्प्ट कर रहा हूँ, सो मेरी भी तैयारी ऐसी चल रही है जैसे जैसे मैंने आपको बताया मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। जो इस चीज़ में मेरे को कमी लग रही है क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया है मेरे को अभी जॉब में आए हुए 4-5 महीने, तो पढ़ाई अभी उतने टाइम नहीं दे पा रहा जितना पहले दे पाते थे। सो मैं भी इसी तरह से प्रिपेयर करते जा रहा हूँ। अगर आप ऐसे बंदे हो जिन्होंने 1-2 मेंस पेपर दिए हैं, मेंस के एग्ज़ाम दिए हैं, सो आप इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते चलिए। सो मुझे लगता है कि इतना करने से अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी और मेरी, और देखते हैं क्या होता है इस बार। सो इतना ही था इस वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको जितना मैंने समझाया आपको ठीक लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। मैं खुद अभी इसी पथ पे चल के अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप भी अपने जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।